नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। हरियाणा की राजनीति में एक खास स्थान रखने वाले ओम प्रकाश चौटाला जी का 20 दिसंबर 2024 को 89 साल की उम्र में गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल की 5 संतानों में से ओम प्रकाश चौटाला जी सबसे बड़े थे। उन्हें राजनीति का कुशल प्रशासक माना जाता है। वे 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे, 7 बार विधानसभा का चुनाव जीते, इनमें से 2 उपचुनाव भी हैं। वे एक बार वर्ष 1987 में राज्यसभा के सदस्य भी रहे, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल 3 बार ऐसा रहा जब वे सिर्फ 2 महीने से भी कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे। 86 साल की उम्र में तिहाड़ जेल में रहते हुए उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की। ओम प्रकाश चौटाला के नाम यह भी रिकॉर्ड दर्ज है कि वे 5 बार अलग अलग विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। हरियाणा सरकार ने उनके निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है और 21 दिसंबर को पूरे राज्य में छुट्टी का ऐलान किया है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चौटाला साहब के निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा है कि प्रदेश की राजनीति में चौटाला साहब वर्षों तक सक्रिय रहे। चौधरी देवीलाल के कामों को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी कहा है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन की खबर सुनकर अत्यंत दुख हुआ। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों व समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कहा कि हरियाणा की राजनीति के एक अध्याय का अंत हो गया है। चौटाला की कमी को पूरा कर पाना मुश्किल है। उनका व्यक्तित्व सादगी और संघर्ष का प्रतीक था। एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने ग्रामीण विकास, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार की योजनाएं चलाई। कई ऐसी बातें थी जिनके कारण चौटाला साहब चर्चा में रहते थे। वे कहा करते थे कि राज और खाज जब तक आदमी खुद नहीं करता तब तक मजा नहीं आता है। वे अक्सर यह भी कहा करते थे कि लोक राज लोक लाज से ही चलता है। वे कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मान किया करते थे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वे हमेशा संवाद करते रहते थे। चौटाला साहब का मानना था कि कार्यकर्ता किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की खुराक होते हैं और यदि उसे खुराक ना मिले तो उसका जीवन बेकार है। चौटाला साहब की शुरुआती शिक्षा गांव में ही हुई। बाद में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने का कारण बताते हुए वे कहा करते थे कि उस जमाने में बेटों का बाप से ज्यादा पढ़ा लिखा होना अच्छा नहीं माना जाता था। चौटाला साहब के पिता स्वर्गीय देवीलाल जी 8वीं तक पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। लेकिन पढ़ाई छोड़ने के बाद भी चौटाला साहब का पढ़ाई से लगाव कम नहीं हुआ। शिक्षक भर्ती घोटाले में जब 2013 से 2021 तक वे दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद रहे तो इस दौरान उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया। जेल में रहते हुए उन्होंने 82 साल की उम्र में नेशनल ओपन स्कूल से उर्दू, साइंस, सोशल स्टडीज और इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज विषय में 53.40 अंक प्राप्त करके 10वीं की परीक्षा पास की। 2021 में उन्होंने हरियाणा ओपन बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास की। चौटाला साहब की इस पढ़ाई के ऊपर बॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है 10वीं पास। अभिषेक बच्चन ने इस फिल्म में अभिनय किया है। चौटाला साहब के साथ पढ़े उनके एक साथी 90 वर्षीय मदन गोपाल बताते हैं कि 4 साल पहले ओम प्रकाश चौटाला ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे देखकर चौटाला साहब बोले कि थके हुए लग रहे हो। मैंने जवाब दिया कि 86 साल का हो गया हूं, अब जाना पड़ेगा। इस पर ओम प्रकाश चौटाला जी ने टोकते हुए कहा कि गोपाल, याद है मास्टर जी जो हमें 3री कक्षा में पढ़ाया करते थे, वो आज भी जीवित है।
हमें भी अभी बहुत ज़्यादा जीना है। मदन गोपाल ने बताया कि 1945 में हमने एक साथ चौथी कक्षा पास की थी। चौथी पास करने के बाद ओम प्रकाश चौटाला ने संगरिया के जाट हाई स्कूल में दाखिला लिया था। वह यारों का यार था। घोड़ी पर सवार होकर चौटाला गांव से संगरिया पढ़ने जाया करता था और मुझे भी साथ ही बिठा लेता था। 2 दिसंबर 1889 को ओम प्रकाश चौटाला पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार वे इस पद पर 22 मई 1990 तक रहे थे। चौटाला सरकार में वित्त मंत्री रहे संपत सिंह, जो अब कांग्रेस में चले गए हैं, ने बताया कि जब 1989 में देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे तो एक रात वे हरियाणा भवन में देवीलाल जी से मिलने पहुंचे। देवीलाल काफी परेशान दिख रहे थे, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वह दिल्ली की राजनीति में जाना चाहते थे, लेकिन उनकी चिंता यह भी थी कि उनके बाद हरियाणा की कमान कौन संभालेगा, कहीं पार्टी और उनका परिवार बिखर तो नहीं जाएगा। इसी बीच उनका दरवाजा मैंने खटखटाया। देवीलाल जी बोले कि आओ संपत, नींद नहीं आ रही है। मैंने पूछा कि क्या हुआ चौधरी साहब। देवीलाल जी ने जवाब दिया कि मैं दोराहे पर खड़ा हूं, उप प्रधानमंत्री बनूं या मुख्यमंत्री बना रहूं, समझ नहीं आ रहा है। संपत सिंह ने कहा कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, आप उप प्रधानमंत्री बनिए। तब देवीलाल ने पूछा कि यहां किसे, हरियाणा में किसे कमान सौंपी जाए। संपत सिंह ने जवाब दिया कि आप जो फैसला करोगे वह सब मानेंगे। तब देवीलाल ने कहा, ओम कैसा रहेगा। संपत सिंह बोले, ठीक रहेंगे जी। और इस प्रकार ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा की कमान सौंप दी गई। 12 जुलाई 1990 को चौटाला ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन वह 17 जुलाई 1990 तक ही इस पद पर रहे। इसकी एक वजह थी। 1989 में जब देवीलाल केंद्र की राजनीति करने के लिए दिल्ली चले गए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 2 दिसंबर 1989 को ओम प्रकाश चौटाला को बैठा गई। जिस समय चौटाला मुख्यमंत्री बने उस समय वे राज्यसभा के सदस्य थे। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ओम प्रकाश चौटाला का विधायक बनना जरूरी था। विधायक बनने के लिए देवीलाल ने उन्हें अपनी दूसरी परंपरागत सीट महम से चुनाव लड़वाया। यह सीट देवीलाल के इस्तीफा देने के कारण खाली हुई थी, लेकिन उनके इस फैसले के खिलाफ खाफ पंचायतें खुलकर सामने आ गई। खाफों का कहना था कि देवीलाल को इस सीट से अपने बेटे को चुनाव न लड़वाकर अपने प्रभारी आनंद सिंह डांगी को चुनाव लड़वाना चाहिए, लेकिन देवीलाल इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कह दिया कि वे महम का वहम निकालेंगे। देवीलाल की इस बात से खाफ नाराज हो गई। खाफ ने आनंद सिंह डांगी को निर्दलीय उम्मीदवार बनाकर चुनाव मैदान में उतार दिया। 27 फरवरी 1990 को महम में मतदान के दौरान जमकर हिंसा हुई और बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं हुई। चुनाव आयोग ने 8 बूथों पर दोबारा चुनाव करवाने को कहा। दोबारा मतदान में भी जमकर हिंसा हुई। चुनाव आयोग ने चुनाव को रद्द कर दिया। आयोग ने 27 मई 1990 को फिर से चुनाव की तारीख तय की, लेकिन मतदान से पहले ही निर्दलीय उम्मीदवार अमरीक सिंह की हत्या हो गई। अमरीक सिंह को चौटाला ने डांगी के वोट काटने के लिए चुनाव मैदान में उतारा था। हत्या का आरोप डांगी पर लगा। जब पुलिस डांगी को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची तो उनके समर्थक भड़क उठे। उनके घर के पास भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने भीड़ पर गोलीबारी कर दी। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई। यह घटना महम कांड के नाम से जानी जाती है। महम कांड की वजह से ओम प्रकाश चौटाला को 5.5 महीने में ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उनकी जगह बनारसी दास गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके कुछ दिन बाद चौटाला दरबा कलां सीट से उपचुनाव जीते। बनारसी दास को 51 दिन बाद ही मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और इसके बाद ओम प्रकाश चौटाला दूसरी बार 12 जुलाई 1990 को हरियाणा के
दोबारा फिर मुख्यमंत्री बने। लेकिन महम कांड की गूंज कम नहीं हुई। इस वजह से 5 दिन बाद ही अर्थात 17 जुलाई को उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और मास्टर हुक्म सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 12 मार्च 1991 को ओम प्रकाश चौटाला तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और अब की बार वे 5 अप्रैल 1991 तक इस पद पर रहे। 24 जुलाई 1999 को चौटाला साहब चौथी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। अब की बार भी वे दिसंबर 1999 तक ही मुख्यमंत्री बने रह पाए। 2 मार्च 2000 को चौटाला साहब 5वीं बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और पूरे 5 साल तक 5 मार्च 2005 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री बने रहे। ओम प्रकाश चौटाला ने चुनावी राजनीति में 1968 में कदम रखा था। उन्होंने अपना पहला चुनाव अपने पिता देवीलाल की परंपरागत सीट एलनाबाद से लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें विशाल हरियाणा पार्टी के उम्मीदवार लालचंद खोड़ ने हरा दिया था। अपनी हार को चौटाला साहब ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने लालचंद की सदस्यता रद्द कर दी थी। इसके बाद 1970 में उपचुनाव हुए जिसमें चौटाला ने जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इसके बाद ओम प्रकाश चौटाला ने राजनीति में फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ओम प्रकाश चौटाला को जींद से काफी लगाव था। चौटाला ने जींद के 2 विधानसभा क्षेत्र नरवाना और उचाना कला से कुल 5 बार चुनाव लड़े, जिनमें से 3 बार वे चुनाव जीते। उनका अंतिम चुनाव जींद के उचाना कला से रहा। अपने पिता चौधरी देवीलाल की तरह ही ओम प्रकाश चौटाला भी राजनीति में किसी एक क्षेत्र से बंद कर नहीं रहे। जींद के बड़े नेता शेर सिंह सुरजेवाला, शमशेर सिंह सुरजेवाला और वीरेंद्र सिंह को उनके घर में आकर ही चौटाला ने ललकारा और अपनी राजनीतिक जमीन को न सिर्फ मजबूत किया बल्कि इन नेताओं को हराकर राजनीतिक समीकरण भी बदले। 2009 के अपने अंतिम चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के कदावर नेता वीरेंद्र सिंह को टक्कर दी और बड़े ही कड़े मुकाबले में वीरेंद्र सिंह को मात्र 621 वोटों से हरा दिया। ओम प्रकाश चौटाला ने अपने नाम के साथ चौटाला जोड़कर अपने गांव को भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। उनके गांव में ओम प्रकाश कई लोगों के नाम थे, इसलिए ओम प्रकाश ने अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए अपने नाम के साथ अपने गांव का नाम चौटाला लगा लिया। बाद में परिवार के सभी लोगों ने भी अपने नाम के साथ चौटाला लगाना शुरू कर दिया और इस प्रकार चौटाला पूरे देश में मशहूर हो गया। चौटाला साहब के बारे में कई बातें खास हैं। वह एक कुशल संगठनकर्ता थे। वे राजनीति को बहुत गहराई से समझते थे। उनकी गजब की याददाश्त थी। जिस भी व्यक्ति को एक बार मिल लेते थे उसके बाद उसको नाम से पुकारते थे। गाड़ी में जाते समय वे अपने ड्राइवर से पूछते रहते थे कि कहां पहुंच गए। ड्राइवर जब उन्हें जगह का नाम बताता था तो फिर चौटाला साहब याद करते थे कि इस गांव में उनका कौन सा वर्कर कार्यकर्ता रहता है और फिर उसे फोन मिलाने के लिए कहते थे। फोन मिलाकर वे उसके सुख दुख की खबर लेते थे। चौटाला साहब हजारों लोगों के बीच अपने कार्यकर्ता का चेहरा और नाम कभी नहीं भूलते थे। मुख्यमंत्री रहते हुए जब उन्होंने खुले दरबार लगाने की परंपरा शुरू की तो भीड़ में अपने कार्यकर्ताओं को पहचान कर उनके नाम से पुकारते थे। उस समय कार्यकर्ता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। ओम प्रकाश चौटाला जी तत्काल समाधान के हिमायती थे। 1999 में जब उन्होंने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया और गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुननी शुरू की, तब जो भी गांव का व्यक्ति उनके पास अपनी समस्या लेकर आता था वह उसकी समस्या को ध्यान से सुनते थे और तत्काल अधिकारियों को आदेश देते थे कि उसकी समस्या का तत्काल समाधान किया जाए। वर्तमान कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा बताते हैं कि मुझे याद है कि कुरुक्षेत्र के गांव चनाल हेड़ी में उनका एक कार्यक्रम था। गांव में समर्सिबल बोरिंग करवाए हुए थे। लोड के मुताबिक ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे थे। ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के साथ साथ उन्होंने मुझसे पूछा, राणा जी बताओ कोई काम हो तो। मैंने 5 नए ट्रांसफार्मर रखवाए जाने की मांग रखी। उन्होंने तत्काल डीसी को आदेश दिए कि 5 नए ट्रांसफार्मर लगवा दिए जाएं। डीसी ने उनको एसई
के पास भेजा, लेकिन एससी का जवाब था कि मेरे पास लिखित में ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। फिर मैंने डीसी को लिखा और डीसी के पत्र पर ट्रांसफार्मर लगवा दिए गए। ऐसे थे चौटाला साहब। ओम प्रकाश चौटाला की सरकारी अधिकारियों पर भी अच्छी पकड़ थी। जब वे मुख्यमंत्री थे तो विपक्ष के एक नेता ने कह दिया कि आपके ज्यादातर अधिकारी रात के समय पार्टियों में जाते हैं, शराब के नशे में होते हैं, ऐसे में प्रदेश की कानून व्यवस्था भगवान भरोसे होती है। चौटाला साहब को विपक्ष के नेता की यह खबर अखर गई। उन्होंने अगले ही दिन सभी अधिकारियों को सूचित किया कि वह किसी भी समय फोन पर किसी भी प्रोजेक्ट या घटनाक्रम के बारे में किसी भी अधिकारी से कोई भी अपडेट ले सकते हैं। इसलिए चौटाला साहब रात को सोने से पहले सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों से फोन पर बात करके पूरे प्रदेश का हालचाल जाना करते थे। कोई भी डीसी चौटाला से बात किए बिना सोने नहीं जा सकता था। अधिकारी रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे डायरी रखकर सोते थे, क्योंकि उन्हें डर होता था कि सीएम साहब किसी भी समय सीधे फोन करके किसी भी घटना के बारे में अपडेट मांग सकते हैं। अपने पिता देवीलाल की तरह ही चौटाला साहब ने भी कई ऐसे लोगों को राजनीति के मुकाम पर पहुंचाया जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे राजनीति में इतने ऊंचे पद तक पहुंचेंगे। चौटाला साहब जबान के धनी थे। उन्होंने गरीब कार्यकर्ताओं को ढूंढकर राजनीति में ऐसे पद दिए कि कल्पना नहीं की जा सकती कि ऐसे लोग भी वहां तक पहुंच सकते हैं। भागीराम दर्जी का काम करते थे, दरियाव साइकिलों के पंचर लगाते थे। उनका कोई साथी अगर चुनाव हार जाता था तो वे उसे फिर से मौका देते थे। ओम प्रकाश चौटाला राष्ट्रीय राजनीति में तीसरा मोर्चा बनाना चाहते थे। अपने पगड़ी भाई पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और जिगरी दोस्तों जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के साथ चौटाला ने क्षेत्रीय दलों को एक मंच पर लाने के लिए लंबी मुहिम चलाई। लेकिन चौटाला साहब का भाजपा और कांग्रेस को टक्कर देने के लिए तीसरा मोर्चा खड़े करने का सपना पूरा नहीं हो पाया। उनके पार्थिव शरीर को जनता के दर्शनों के लिए तेजाखेड़ा फार्म हाउस में रखा गया है। 21 दिसंबर को 3 बजे तेजाखेड़ा फार्म हाउस में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके अंतिम संस्कार में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित प्रदेश के पूर्व सीएम और कई राजनेता शामिल होंगे। उनके मित्र नीतीश कुमार ने उनके निधन पर उनको याद करते हुए कहा है, चौटाला एक प्रख्यात राजनेता और समाजसेवी थे। उनके निधन से मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख पहुंचा है। दिवंगत आत्मा की चिर शांति और उनके परिजनों और प्रशंसकों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल लिखते हैं, मेरे पिता समान ओम प्रकाश चौटाला ने पूरी जिंदगी किसानों और गरीबों के लिए संघर्ष किया। वे ऐसे समय में स्वर्ग सिधारे हैं जब किसान न्याय के लिए लड़ रहे हैं। उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत अपूरणीय क्षति है। मेरे सिर पर उनका हमेशा हाथ रहा है। चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत को नया क्षितिज देने वाले ओम प्रकाश चौटाला जी अपना प्रकाश चारों तरफ फैला गए। किसानों और कमेरों की राजनीति कर उन्होंने सामाजिक सरोकारों को साधने की दिशा में तमाम जिंदगी काम किया। वहीं सरकार आपके द्वार की संकल्पना साकार कर सर्वहितैषी सरकार चलाने का अनूठा उदाहरण पेश किया। व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में चौटाला का जुझारूपन वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए अनुकरणीय माना जाएगा। अपने शासनकाल में उन्होंने गुरुग्राम को आर्थिक राजधानी के तौर पर विकसित करने की भी पहल की। साइबर सिटी गुरुग्राम को विकसित करने और उसके विकास को मूर्त रूप देने में चौटाला साहब का सबसे बड़ा योगदान रहा है। ऐसे जननेता को भी हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। धन्यवाद। नमस्कार।